हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं अपना फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, यानी कि जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था इम्पॉर्टेंट अकाउंट्स के बारे में कि जब एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर चैप्टर में जब न्यू पार्टनर एडमिशन लेता है तो कौन से वो अकाउंट हैं जो नेसेसरी होते हैं, अकाउंट को प्रिपेयर करना ज़रूरी होता है। तो वो मैंने आपको 4 अकाउंट बताए थे जिसमें से 3 आपके कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम कंप्लीट करेंगे अपना लास्ट अकाउंट जो कि है हमारा बैलेंस शीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आते हैं अपनी बैलेंस शीट में। तो देखिए ये है हमारा फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। तो इसको कैसे आप प्रिपेयर करेंगे ये देखिए। तो सबसे पहले तो ये हम इस तरीके का हमारा प्रोफार्मा प्रिपेयर हो जाएगा। चार्ट बनाएंगे जिसमें ये साइड हमारा लायबिलिटीज़ होगा और ये साइड हमारा एसेट्स होगा, यानी कि जो हमारा लेफ़्ट साइड होगा वो हमारा लायबिलिटीज़ का होगा और जो हमारा राइट साइड होगा वो हमारा एसेट्स होगा। तो ये देखिए लिखा है ये लायबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अब देखिए कि लायबिलिटीज़ में हमारी कौन कौन सी वैल्यू आती हैं। तो देखिए लायबिलिटीज़ में हमने लिखा हुआ है सबसे पहले हमारा है कैपिटल अकाउंट। तो ये कैपिटल अकाउंट जो है इसमें हम ओल्ड पार्टनर और न्यू पार्टनर सभी की कैपिटल की अमाउंट लिखते हैं। तो ये याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उस क्वेश्चन में आपको ओल्ड बैलेंस शीट दी जाएगी जिसमें ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल शो होगी और फिर उसी में आपको एडजस्टमेंट दिया जाएगा जिसमें न्यू पार्टनर्स की कैपिटल दी गई होगी। उस वैल्यू को आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही मिस्टेक कर देते हैं और जो क्वेश्चन में जो कैपिटल की अमाउंट दी जाती है वो वही अमाउंट यहाँ पर भी लिख के आंसर को गलत कर देते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। तो याद रखिएगा ये जो कैपिटल अकाउंट है यहाँ पे जो पार्टनर्स के नेम लिखे हैं यहाँ पे कौन सी अमाउंट लिखेंगे वो अमाउंट आपकी होगी जो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने प्रिपेयर करेंगे। क्वेश्चन में जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस आएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस CD वो होगा वो अमाउंट उसमें जो सभी पार्टनर्स की जो अमाउंट होगी उस अमाउंट को आप यहाँ पे शो करेंगे। तो इसीलिए देखिए ब्रैकेट में हमने लिख दिया है आपका कि बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वही आप यहाँ पर शो करेंगे। उसके बाद देखिए दिया गया है करेंट अकाउंट। तो देखिए जो करेंट अकाउंट है ये हर क्वेश्चन में नहीं होता है। जब आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि आपको करेंट अकाउंट फाइंड आउट करना है तो उस कंडीशन में जो वैल्यू आएगी तभी आप करेंट अकाउंट लिखेंगे, अदरवाइज़ करेंट अकाउंट बैलेंस शीट में नहीं आएगा। तो जब आपसे क्वेश्चन में पूछेगा करेंट अकाउंट के बारे में यानी कि चालू खाते के बारे में तभी आपको करेंट अकाउंट की अमाउंट यहाँ पे शो करनी होगी। और करेंट अकाउंट में सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का ही वैल्यू आएगी, न्यू पार्टनर की नहीं आएगी। ये बात याद रखिएगा, जो करेंट अकाउंट है इसमें सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स की ही वैल्यू आती है। इसके बाद देखिए दिया गया है क्रेडिटर्स। तो जो क्रेडिटर्स हैं क्रेडिटर्स की वैल्यू अगर क्वेश्चन में सिंपल क्रेडिटर्स दिया है उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आप डायरेक्टली शो कर सकते हैं। लेकिन अगर उस पर कोई एडजस्टमेंट दी गई हो यानी कि क्रेडिटर्स की वैल्यू कम हो रही होगी तो उस कंडीशन पे आप क्या करेंगे, लेस करेंगे प्रोविज़न ऑन क्रेडिटर्स। तो प्रोविज़न ऑन क्रेडिटर्स की वैल्यू को क्रेडिटर्स की वैल्यू से लेस करके फिर जो वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पर डायरेक्टली शो करेंगे। उसके बाद देखिए दे रहा है लायबिलिटीज़ फॉर कंपनसेशन, यानी कि जो लायबिलिटीज़ है जो आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अंदर नहीं दी जाएगी, आपको एडजस्टमेंट में दी जा सकती है। तो इस टाइप की जो लायबिलिटीज़ होती है उसको हम लायबिलिटीज़ फॉर कंपनसेशन के नेम से शो कर देते हैं। और कई बार ये वाली लायबिलिटीज़ आपको ओल्ड पार्टनर्स कि ओल्ड बैलेंस शीट में भी दे सकता है, यानी कि जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में आपको ओल्ड बैलेंस शीट दी जाएगी उस बैलेंस शीट में भी दे सकता है, यानी कि एडजस्टमेंट में भी हो सकती है और बैलेंस शीट में भी हो सकती है। तो ये आप लायबिलिटीज़ फॉर कंपनसेशन ये भी हमारा कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में। इसके बाद है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी हमारा बैलेंस शीट में आता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी कि जो एक्सपेंसेस अभी देना बाकी हैं, खर्च जो अभी पूरे नहीं हुए हैं अभी उनका पैसा देना बाकी है, तो ये भी हमारा लायबिलिटीज़ में आता है। फिर आपका लास्ट है बिल पेबल, यानी कि जो BP होता है हमारा वो भी लायबिलिटीज़ होता है और बिल पेबल भी हम लायबिलिटी साइड पे शो करते हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे। तो ये हो गया हमारा बैलेंस शीट का लायबिलिटीज़ साइड। अब हम आते हैं एसेट्स में।
तो देखिए एसेट्स में जो सबसे पहले हम लिखेंगे वो है हमारा कैश। अब ये कैश कैसे है, तो देखिए जो हमें क्वेश्चन में ओल्ड बैलेंस शीट दी जाएगी उसमें आपको कैश के नेम से कई चीज़ें दे सकता है, यानी कैश भी हो सकती है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इस तरीके से कई वर्ड हो सकते हैं। तो इस तरीके के वर्ड में जो अमाउंट आपको दी जाएगी तो उस अमाउंट को आप कैश अकाउंट के बेस पे प्रिपेयर करते हैं और फिर जो कैश अकाउंट में जो बैलेंस आता है उस अमाउंट को आप दिखाएंगे बैलेंस शीट में। यानी कि जो ओल्ड बैलेंस शीट में जो कैश की अमाउंट दी जाएगी और कैश इन हैंड या कैश एट बैंक, वो अमाउंट जो आपको ओल्ड बैलेंस शीट में क्वेश्चन में दिया जाएगा वो अमाउंट डायरेक्टली आपको यहाँ पे शो नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो आप कैश अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना और कैश अकाउंट प्रिपेयर करना, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया है। अगर आपको नहीं याद है तो मैंने उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और वहाँ से आप जाके सभी अकाउंट का फॉर्मेट देख सकते हैं। तो याद रखिएगा जो कैश अकाउंट जो आप प्रिपेयर करेंगे उस अकाउंट में जो बैलेंस आएगा वही बैलेंस आपको यहाँ पे कैश के अमाउंट में शो करना होगा बैलेंस शीट में। जो आपको क्वेश्चन में जो कैश के अमाउंट दिया जाएगा वो आपको शो नहीं करना है। इसके बाद देखिए दिया है डेप्टर्स। तो डेप्टर्स जो है अगर उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट शो करेंगे, और अगर उस पर एडजस्टमेंट होगी यानी कि प्रोविज़न लगाया जाएगा तो वो क्या करेंगे, उस प्रोविज़न को हम लेस करेंगे डेप्टर से। यानी जो संचिति होती है, संचिति अगर बढ़ाई जा रही है देनदार पर तो उस संचिति को क्या करेंगे, डेप्टर्स से हम लेस करके बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो यहाँ पे जैसे डेप्टर्स की वैल्यू है तो उसमें से लेस करेंगे प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स और जो वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पे दिखा देंगे। इसके बाद फर्नीचर है। तो फर्नीचर क्या है, ये भी हमारी एसेट्स होती है। अगर फर्नीचर पर डिप्रिशिएशन लगा यानी हराश लगा है तो फर्नीचर से डिप्रिशिएशन की वैल्यू को लेस करते हैं, और अगर एप्रोप्रिएशन लगा है तो एप्रिशिएशन की वैल्यू को हम ऐड करते हैं। तो ये कैसे करते हैं देखिए, हम बता देंगे आपको जब भी बैलेंस शीट का प्रिपेयर करेंगे तो उसमें आपको और अच्छी से समझा देंगे। लेकिन फिर भी फॉर्मेट में ये समझ लीजिए कि मान लीजिए कि फर्नीचर आपका 10,000 है और उस पर 10% डिप्रिशिएशन लगा है, तो आप क्या करेंगे कि 10,000 का 10% आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 1,000। तो आप क्या करेंगे, पहले फर्नीचर में वैल्यू लिखेंगे 10,000, फिर आप डेप्रिशिएशन में वैल्यू लिखेंगे 1,000 और ये 10,000 से 1,000 को लेस करके जो वैल्यू आएगी 9,000 उसको यहाँ इस कॉलम में शो कर देंगे। ठीक है, ये हो गया डेप्रिशिएशन की बात। अब आते हैं एप्रिशिएशन। तो एप्रिशिएशन के लिए हम क्या करते हैं, तो चलिए देखिए नेक्स्ट मेथड जो लाइन में दे रहा है उसमें हम समझ सकते हैं कि एप्रिशिएशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है और इसको कैसे लिख सकते हैं बैलेंस शीट में। तो देखिए डेप्रिशिएशन आपको समझ में आ गया होगा कि अगर एसेट्स पे डेप्रिशिएशन लगाओ तो कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा प्लांट एंड मशीनरी, और इस पे हम मान लेते हैं कि इस पे एप्रिशिएशन है। तो याद रखिएगा जितनी भी एसेट्स, ये फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, पेटेंट, टाइपराइटर, इस टाइप से जितनी भी एसेट्स हैं इन सब पे या तो डिप्रिशिएशन लग सकता है या तो एप्रिसिएशन। तो कैसे लगेगा, डिप्रिशिएशन का फॉर्मेट मैंने आपको बता दें कि किस तरीके से हो सकता है। एप्रिसिएशन समझ लीजिए, तो देखिए जैसे यहाँ पे दिया है प्लांट एंड मशीनरी और इसमें हम ऐड कर रहे हैं एप्रिसिएशन। तो ये एप्रिसिएशन कैसे ऐड कर रहे हैं, तो देखिए कई बार जैसे क्वेश्चन में आपको दे देगा कि मशीनरी इसकी वैल्यू है 10,000, एज्यूम कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि मशीनरी की वैल्यू 10,000 है और प्रेजेंट टाइम पे इसकी वैल्यू 10% इंक्रीज़ करना है, यानी कि जो प्लांट एंड मशीनरी है इसकी वैल्यू को प्रेजेंट टाइम पे वर्तमान समय में 10% और बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाएंगे, जो 10,000 मशीन की वैल्यू है इसका 10% निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 1,000। तो हम लिखेंगे ऐड एप्रिसिएशन में 1,000। तो पहले थी 10,000, अब 1,000 इसमें ऐड कर देंगे तो प्रेजेंट टाइम पे मशीन की वैल्यू क्या हो जाएगी 11,000। तो देखिए फर्नीचर में हमने क्या किया था, डिप्रिशिएशन चार्ज किया था तो वैल्यू 1,000 लेस हुई थी यानी कि 9,000 हो गई थी। और मशीनरी में एप्रिशिएशन है तो ये ऐड हो गया, वैल्यू क्या हो गई 11,000। तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि डिप्रिशिएशन और एप्रिशिएशन आप लोगों को कैसे फाइंड आउट करना है। इसके बाद देखिए दे रहा है बिल्डिंग। तो बिल्डिंग भी हमारी एसेट्स है और इस पर भी डेप्थ भी लग सकता है और एप्रिसिएशन भी लग सकता है। यानी जब अगर क्वेश्चन में कोई कंडीशन देगा तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप चार्ज करेंगे, और अगर नहीं देगा तो डायरेक्ट जैसे हमने बिल्डिंग लिखा है वैसे ही लिख के डायरेक्ट अमाउंट शो कर देंगे। ऐसे ही हम स्टॉक को भी डायरेक्टली शो कर देंगे, अगर कंडीशन होगी तो सॉल्व करेंगे, नहीं होगी तो डायरेक्टली शो करेंगे। फिर पेटेंट्स, तो पेटेंट्स पे भी अगर कोई एडजस्टमेंट होगी तो उस पर लगाएंगे और नहीं होगी तो डायरेक्ट अमाउंट लिख देंगे। फिर है हमारा टाइपराइटर। तो टाइपराइटर भी हमारी एसेट्स है, इस पर भी हम डेप्थ भी लगा सकते हैं और एप्रिसिएशन, यानी जैसा क्वेश्चन में दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग ही हम चार्ज करेंगे।
फिर हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होता है हमारा, वो क्या होता है, हमें पहले से मिला हुआ खर्च होता है, यानी ये हमारी एसेट्स होती है, इससे हमें प्रॉफिट होता है, तो ये भी हमारा क्या होगा, एसेट साइड पे हम शो कर देंगे। फिर हमारा बिल रिसीवेबल, तो ये बिल रिसीवेबल भी हमारा एसेट्स होता है और इसे भी हम क्या करेंगे, एसेट साइड पे शो कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा लायबिलिटीज़ और एसेट्स में जो जो वैल्यू आती है वो मैंने आपको बता दिया। अब क्या करेंगे, देखिए वैल्यू तो हमने लिख दिया, अब हमारा कंप्लीट कैसे करेंगे बैलेंस शीट। तो क्या करेंगे, जो लायबिलिटीज़ साइड है पहले इसका पूरा टोटल करके लायबिलिटीज़ में लिख देंगे, फिर एसेट्स का पूरा टोटल करके एसेट्स में लिख देंगे और देखेंगे कि दोनों साइड की वैल्यू इक्वल है या नहीं। यानी कि ये समझ लीजिए कि अगर बैलेंस शीट का लायबिलिटीज़ और एसेट्स दोनों की वैल्यू सेम है तो आपका बैलेंस शीट बिल्कुल करेक्ट बना है, लेकिन अगर अलग अलग है तो आपने मिस्टेक की है। इसलिए याद रखिएगा कि हमारी करेक्ट बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज़ दोनों की वैल्यू सेम होती है। कैसे सेम होती है, तो ये समझ लीजिए, ये मान लीजिए कि लायबिलिटी साइड का टोटल हमारा 1 लाख है और एसेट साइड का भी टोटल कितना आएगा, 1 लाख, तो आंसर सही है। लेकिन अगर लायबिलिटी साइड का टोटल 1 लाख आ गया और एसेट साइड का 90,000 या 1,10,000 इस तरीके से अलग आ गया तो आंसर गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि बैलेंस शीट में हमेशा आंसर इक्वल होता है लायबिलिटीज़ और एसेट्स का। तो इसी के साथ कंप्लीट हो गया हमारा फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल and press bell icon.